हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है पॉलिनोमियल का। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले कि मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले पूरे चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी एक एक टॉपिक मैंने डिटेल एनसीईआरटी के साथ पूरा डिस्कशन कर दिया बाकी सारे लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ हम चैप्टर 2 से कुछ अच्छे हमारे मटेरियल से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस पिक करने वाले और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ सीखने वाले, ताकि बाहर का क्वेश्चंस का भी थोड़ा सॉलिड प्रैक्टिस आपको रहे। अभी मटेरियल का सारे क्वेश्चन, सारे लेवल, सारे एक्सरसाइजेस तो पिक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक एलिमेंट्री लेवल में जितने भी मल्टीपल कंसेप्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं जो आपको अपना लेवल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, तो वही सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे पिक किया। 13 क्वेश्चन लिया और कुछ मान लीजिए और 8-10 क्वेश्चन लेंगे, तो इतना क्वेश्चन बाहर से करना मेरे हिसाब से सफिशियंट है मेरा कराना। उसके बाद तो आपको करना होता है, और अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल अपना मटेरियल को यूज़ कर सकते हो और उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो चलिए ज़रा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला पार्ट में ये बोला जा रहा है, देखो कि R1 R2 रिमाइंडर्स है व्हेन द पॉलिनोमियल, दो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उन दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड कर रहे हो x+1 और x-2 से, तो R1 और R2 रिमाइंडर आया है और R1 और R2 के बीच में एक रिलेशन भी दिया हुआ है, तो आपको a का वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है। तो सिंपल सा सवाल है ना, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे सबसे पहले कि जब पहला पॉलिनोमियल को आप x+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर R1 आ रहा है, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को जब x-2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर R2 आ रहा है। ठीक है, as when f(x) is equal to x³ plus 2x² minus 5ax minus 7 and px is equal to क्या रहा आपका, px equal to x³ plus ax² minus 12x plus 6 are divided by x+1 and x-2, then remainders obtained क्या होगा, रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड R1 जो होगा वो डायरेक्टली fx को अगर आप x+1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर R1 जो हो जाएगा वो f ऑफ इसका 0 हो जाएगा। इसका 0 कितना है, -1, एंड R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा p ऑफ 2, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का 0 है 2। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आप किसके एप्लीकेशन से लिखे हो, मतलब किस चीज को फॉलो करते हुए लिखे हो, ऑब्वियसली रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट को फॉलो करके लिखे। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम आप ब्रैकेट में लिख देना। क्लियर है, तो यहां से R1 का वैल्यू मिल जाएगा, R2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो R1 निकालिए। R1 कितना आ जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 -7, दैट इज ये आ जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 5a माइनस 7, तो ये बेसिकली कितना आएगा 5a माइनस 6, एंड R2 जो होगा वो कितना आएगा, p ऑफ 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर a, फिर यहाँ पे कितना आएगा -12 इंटू 2 और प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 4a आएगा। ये हो जाएगा -24 प्लस 8, -24 प्लस 8 हो जाएगा -16 प्लस 6 -10। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बस R1 R2 आपको मिल गया। नाउ क्वेश्चन में दिया गया है 2R1 प्लस R2 का वैल्यू 6, तो R1 R2 पुट कर दीजिए, अकॉर्डिंगली सॉल्व होकर के A मिल जाएगा। ठीक है, तो बस प्रॉब्लम को सोचना होता है अकॉर्डिंगली, बाकी पूरा कहानी बहुत ही आसान और सिंपल होता है। ठीक है, बस उसको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन कैसे निकाले वो समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद तो कर ही लोगे, अगर उतना समझ आ गया तब तो कर ही लोगे, बस अप्लाई तो करना है चीज़ों को। समझ में आ रहा है ना, तो इसी तरीके से चीज़ों को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर चीज़ें ऑब्जर्व होता है तभी जा करके आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से 10a प्लस 4a हो गया 14a, -12 -10 -22, तो उधर हो जाएगा 28। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, और वही आपको निकालने को बोला गया है। क्लियर है क्या? तो
ऑब्वियसली R1 R2 में रिलेशन दिया है तो सबसे पहले ये काम था R1 R2 निकालना, और R1 R2 आप कैसे निकाल सकते हो? ऑब्वियसली बाय रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन अगर आपका क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप पूरा टॉपिक को निपटा सकते हो। आगे बढ़ते और आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हुआ था यहाँ पे और कुछ नहीं। तो आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स है सोचने का प्रयास करो, ऐसे ही समझेंगे। अगर रिमाइंडर थ्योरम में डाउट है तो उसको जाकर के देखो लेक्चर 3 को, वो क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन अपना आप समझ आ जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। इफ fx is equal to this is a polynomial, fx equal to this is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1 the remainders are 5 and 9 respectively। ठीक है, तो fx को जब x minus 1 से डिवाइड करते हो तो 5 आता है रिमाइंडर, और x plus 1 से जब डिवाइड करते हो तो 9 आता है। क्लियर है? तो आप एज्यूम कर लो सबसे पहले, या फिर आप कंसीडर कर लो when fx is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is divided by x minus 1 and x plus 1 remainders obtained are 5 and 9। सो बाई रिमाइंडर थ्योरम आप क्या स्टेट कर सकते हो? रिमाइंडर थ्योरम आप क्या लिख सकते हो? बोलिएगा जरा। रिमाइंडर थ्योरम से आप ये लिख पाओगे कि अगर मैं fx को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 हो जाएगा, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो f ऑफ 1, क्योंकि इसका 0 1 है तो उसका वैल्यू 5 हो जाएगा, और f ऑफ माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 9। तो f ऑफ 1 अगर 5 है तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहां से कहीं ना कहीं 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो लगभग मान लीजिए b माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आपका 2 है, वो 2 अगर उधर चला गया तो ये 3 हो गया। और f ऑफ माइनस 1 का अगर मैं बात करूं तो माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस a टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस b इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से कहीं ना कहीं a प्लस b का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? मान लीजिए ये 3 हो गया है ना, यहाँ से माइनस 1 तो ये प्लस 2, 3 प्लस 2 5, और ये 1 6, तो 6 उधर चला गया तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को सॉल्व करके अकॉर्डिंगली a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 1 प्लस 2 कर दीजिएगा तो यहाँ से 2b का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर मैं b का वैल्यू यूज करके a निकालना चाहता हूं तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका b माइनस 3, दैट इज 3 माइनस 3 0। तो अगर a और b दोनों अगर आपको मिल गया तो fx जो है वो आप निकाल सकते हो। ये आपका fx आ गया। तो यहां से आपको fx मिल गया, अकॉर्डिंगली a और b का वैल्यू आपने पुट कर दिए तो fx आ गया। अभी अगर fx आ गया तो आपको बोला गया है कि जब fx को आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा निकालो। ठीक है ना? तो क्योंकि रिमाइंडर आप समझ ही रहे हो f ऑफ 2 होगा, बट f ऑफ 2 निकालने के लिए a और b का तो वैल्यू चाहिए था ना, तो वही हमने पहले वाले डाटा को यूज करते हुए निकाले। ठीक है? तो देयरफॉर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय, देयरफॉर या फिर आप नाउ लिख सकते हो, नाउ व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन रिमाइंडर ऑब्टेन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ऑब्टेन्ड हो जाएगा f ऑफ 2, और f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3।
तो ये दोनों कैंसिल हो गया अकॉर्डिंगली, तो ये 4 इंटू 3 12 हो गया, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। क्लियर है क्या? 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15 हो गया। बात समझ हो आप? तो बस इसी अंदाज से आपको सिमिलरली अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। क्लियर है? चलिए, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का 2 स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन आपको मिल गया। आगे आगे देखते हैं और क्या क्या वैरायटीज हमें मिलता जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? बोला जा रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन से, अगर लॉन्ग डिवीजन से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इससे इसको डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर 0 दिखा दोगे, तो ये कंप्लीटली पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, या फिर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट। अगर आप एक्चुअल डिवीजन दैट इज लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं कर सकते हो, बोल के दे दिया, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? वही सोचना है, आपको समझना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 उसको आप पकड़ो सबसे पहले कि ये क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर मैं फैक्टराइज कर देता हूं तो वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, मतलब क्या कि अगर मेरे को ये दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इस बाई क्वाड्रेटिक को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला चीज इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और ये वाली चीज जहां पे ये दोनों क्या है, इन दोनों का HCF 1 है, तो ये पूरा पूरा चीज अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो x माइनस 1 भी इसको डिवाइड करेगा और x माइनस 2 भी इसको डिवाइड करेगा, मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों के दोनों इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। बात समझ में आया? तो आप डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम यहां पे यूज करके काम निपटा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या दिखा सकते हो यहां पे? डायरेक्टली स्टेट क्या प्रूव कर सकते हो कि f ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूं, सबसे पहले f ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा? -6 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो ये 3 3 6 6 गया और 2 2 गया, तो ये 0 आ गया, है ना। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ 2 निकालता हूं तो 2 इंटू 2 पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2, तो लगभग ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 50 0 आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 1 0 और f ऑफ 2 अगर 0 आ गया तो मैं क्लियरली ये बोल सकता हूं ना कि therefore by factor theorem we can state that x minus 1 and x minus 2 are the factors of polynomial क्या? fx। ठीक है, x minus 1 and x minus 2 जो है ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। दैट इज x minus 1 into x minus 2 जो होगा which is equal to x square minus 3x plus 2 is also a factor of fx। क्लियर है? इसको लिख दीजिएगा पूरा, है ना। और इसके पीछे अगर आप लॉजिक चाहते हो कि अगर ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर कब होगा? जब इन दोनों का HCF 1 है। तो अब ये अगर लिखने से भी होगा ना लिखने से भी हुआ, सिंस HCF ऑफ x minus 1 and x minus 2 is 1। अगर HCF 1 नहीं होता तो शायद हम ऐसा नहीं बोल पाते। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टेटमेंट। तो अभी अपन लोग यहां से क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कि इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पॉलिनोमियल इस fx को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड्स
एफ एक्स और एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कौन, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से आप कमेंट करके पूरा प्रॉब्लम को कंक्लूड कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बात समझ में आया ना, क्लियर है? चलो आगे बात करते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो सेम फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया। तो आप क्या बोलोगे यहां पे, एज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, मान लो पॉलिनोमियल एफ एक्स कंसिडर कर लिया, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब। ये मैं थ्योरी में ऑलरेडी आपको बताया था शायद, ठीक है, फैक्टर थ्योरम का थ्योरी में ऐसा कोई चीज बताया था। x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 का सिग्निफिकेंस कितना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 होता है, फिर ऑड इवन 0 होता है, ये सारी चीज बताया था। तो देयरफॉर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर टू फैक्टर्स ऑफ कौन, fx। सो क्या लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम, सो बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोल पाओगे आप फैक्टर थ्योरम से, f ऑफ माइनस 1 जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा, और f ऑफ 1 जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो f ऑफ माइनस 1 का अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसका 0 माइनस 1, इसका 0 1, तो दोनों के दोनों 0 हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस 1 का थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते हैं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। तो f ऑफ माइनस 1 का अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बराबर 0, और अगर मैं f ऑफ 1 का बात करूं तो वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, a प्लस सी प्लस ई, और वो भी ट्वाइस में, और आ रही है 0। तो यहां से a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0 आ गया, इसको 3 बोल दीजिए। सिमिलरली अगर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखेंगे a c e तो कैंसिल हो जाएगा और b प्लस डी ट्वाइस में आ जाएगा, और 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 0 प्लस 0 भी 0 है। तो यहां से अपन क्लियरली कमेंट कर सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू b प्लस डी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो ये आपको कंप्लीटली मिल गया। बात समझ में आ रहा है, ये आपको कंप्लीटली मिल गया। तो प्रूफ हो गया ये वाला, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते और रिमेनिंग कंसेप्ट्स को ध्यान से देखते हैं अकॉर्डिंगली। पॉज करके आप नोट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगर मैं बात करूं उसके अगले वाली चीज का, तो आप जरा ध्यान से देख सकते हो यहां पे कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। बात समझ में आ रहा है आपको? तो वही चीज आपको समझना है दोस्त, है ना, कि इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये रिजल्ट जो है वो डिविजिबल हो जाए इस पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, तो इस px को अगर मैं कोई भी gx से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक क्वोशिएंट आएगा qx और यहां पे एक रिमाइंडर आएगा rx, सच दैट मैं क्या लिख पाऊंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप जानते हो, डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं इसको फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि px, तो अभी अगर मेरे पास रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं तो gx तो px को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो px से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट जरूर करना पड़ेगा, px से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट जरूर करना पड़ेगा। px से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके, और वो कुछ ना कुछ कौन है, रिमाइंडर rx, वो सब्ट्रैक्ट करके जो नया fx आएगा उसको gx से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो नया fx कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाई gx।
क्लियर है क्या, समझ में आया। तो आपको तो वही चीज बोला है ना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या निकालने को बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये डिविजिबल हो जाए, gx से डिविजिबल हो जाए। तो dx से डिविजिबल होने के लिए किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यहां पे प्लस में कुछ ना रहे और प्लस में ना रहे तो ऑब्वियसली डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रिमाइंडर निकालने वाला ही क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो रिमाइंडर यहां पे कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली रिमाइंडर आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है तो कीजिएगा लॉन्ग डिवीजन, ध्यान से देखते चलिए। क्या करेंगे सबसे पहले कि डिवाइडिंग px इज इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5 बाई, मान लो कुछ भी बोल देता हूं, fx बोल देता हूं, मान लो we have, लॉन्ग डिवीजन कीजिए 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग क्या होगा मेरे हिसाब से, सबसे पहले यहां पे आपका 2x स्क्वेयर आएगा, सॉरी 2x आएगा, तो ये 4x क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली यहाँ पे है आपका पॉलिनोमियल जो है 4x टू दी पावर 4 है ना। तो 4x टू दी पावर 4 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x स्क्वेयर है तो यहाँ पे 2x स्क्वेयर डाल दोगे तो ये 4x टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लेकर के आ सकते हैं, माइनस 2x लेके आ सकते हैं, माइनस 2x इंटू माइनस 2x स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, और फिर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x, अगेन सब्ट्रैक्ट अगर कर दिया तो माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, तो सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो क्लियरली मैं यहाँ से क्या पूछ सकता हूँ, देयरफॉर px जो आपका पॉलिनोमियल है वो fx इंटू समथिंग कोई qx के इक्वल है और प्लस में rx आ रहा है, वेयर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो क्वोशिएंट आया वो कौन आया, 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, एंड rx जो आया वो कौन आया, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल माइनस 6 आया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि px माइनस rx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इंटू qx। ठीक है, देयरफॉर आप कंक्लूड कर दो कि देयरफॉर द पॉलिनोमियल rx इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 6। द पॉलिनोमियल rx को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस 6 को अगर px से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बन जाएगा बाई fx, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px इज इक्वल टू जो भी है आप लिख दीजिएगा, है ना, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कौन, fx इक्वल टू जो भी है लिख दीजिएगा। ये आपका कंक्लूजन। तो समझ गए होंगे सब्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम। अभी इसी प्रॉब्लम को मैं घुमा के इस तरीके से भी पूछ सकता हूं कि कौन सा पॉलिनोमियल आपको ऐड करना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट ना दे करके मैं ऐड दे देता तो आपका आंसर क्या बोलते कि ऐड कौन सा करना चाहिए। अगर rx को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो किसको ऐड करना पड़ रहा है, माइनस ऑफ rx को ऐड करना पड़ रहा है। अरे भाई इस चीज को ध्यान से समझो ना, अगर px माइनस rx इज इक्वल टू fx इंटू qx है तो fx से कंप्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो अगर rx को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो ऐड किसको करना पड़ रहा है,
माइनस ऑफ आर एक्स को ऐड करना पड़ रहा है ना भाई, समझ में आया। तो अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐड वाला दे देता हूं, है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट, तो वही आंसर क्या हो जाता, चेंज होकर के क्या हो जाता कि माइनस ऑफ आर एक्स हो जाता आंसर। दैट इज द पॉलिनोमियल माइनस आर एक्स इक्वल टू प्लस 6 मस्ट बी एडेड टू पी एक्स इज इक्वल टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एफ एक्स इक्वल टू दैट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका कंक्लूजन थोड़ा सा चेंज हो जाता, आंसर जो है वो रिमाइंडर का नेगेटिव हो जाता। अगर सबट्रैक्ट करने बोला तो रिमाइंडर जो है वही हो जाएगा आंसर। रटना मत, समझ के याद करो, चीजों को समझो, याद करने का भी जरूरत नहीं है, समझ जाओ, अपना आप कर लोगे, कहीं पे भी आया आपसे हो जाएगा सवाल। क्लियर है। और अगर मैं ऐड करने के बाद किया तो ऑब्वियसली माइनस ऑफ आर एक्स को ऐड करना पड़ेगा, और क्यों ऐड करना पड़ेगा वो यहां पे क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा पूरा आपका क्लियर है, ऐड में भी दे सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और क्या बोला जा रहा है उसमें, बोला जा रहा है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इफ इट इज गिवन दैट 3z + 10 इज ए फैक्टर ऑफ इट। मतलब आपको इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करने बोला है, बट अभी आपको फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करने बोला। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं कि 3z + 10 अगर एक फैक्टर दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है ना, अगर एक फैक्टर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, इसी फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर ही क्यूबिक होगा। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्वोशिएंट जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा, और उसी क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप फैक्टराइज कर लोगे तो आपके पास 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना, और ये गिवन पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाएगा, जहां पे एक फैक्टर तो दिया हुआ था और जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको मिड टर्म से फैक्टराइज करके या फिर किसी भी तरीके से फैक्टराइज करके आप 2 लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये पूरा पूरा फैक्टराइज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद से आराम से कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 आपका होमवर्क है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, और कुछ नहीं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज नंबर 7 के ऊपर। तो नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखो जरा। बोला जा रहा है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके आपको शो करना है कि a + b, b + c और c + a इस पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर है। अभी ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अब मान लो कि लेट f ऑफ, ऐसे लिख सकते हो ना, f ऑफ x अगर होता है तो सिर्फ x लिखते हो, अगर 2 वेरिएबल आया तो a, b लिखोगे, 3 वेरिएबल आया तो a, b, c लिखो। तो f ऑफ a, b, c को आपने कंसीडर कर लिए a + b + c होल क्यूब माइनस ऑफ a³ + b³ + c³। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल f ऑफ a, b, c। अभी अगर आपको प्रूफ करना है कि a + b इसका एक फैक्टर है, तो ऑब्वियसली a = -b, है ना। अगर मैं a को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं तो a = -b पुट करने के बाद ये आंसर 0 आना चाहिए। तो देख लो आप, यहां पे आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू अगर मैं -b पुट कर देता हूं तो यहां से क्या आ रहा होगा, सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा c³, ये आएगा -b³ + b³ + c³, तो ये आ जाएगा c³ - c³, जो कि आंसर हो जाएगा 0। बिल्कुल सही बात है। आगे करिए, अगर b + c फैक्टर प्रूफ करना है तो b का वैल्यू -c प्रूफ करने के बाद b का वैल्यू -c पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना, तो b का वैल्यू अगर मैं -c पुट कर दूंगा और कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा। तो ये आ जाएगा a³ - a³, ये दोनों 0, तो ये आंसर 0 आया। एंड सिमिलरली f ऑफ c का वैल्यू अगर -a पुट कर देता हूं तो ये भी 0 आ जाएगा। तो एज आप यहां पे क्लियरली कमेंट कर सकते हो, -b, b, c इज इक्वल टू a, -c, c इज इक्वल टू f ऑफ a, b, -a, ये सारे के सारे अगर 0 है तो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं, अगर a का वैल्यू -b पुट करके आंसर 0 मिल रहा है, मतलब a - -b, b -
minus C and C minus minus A must be a factor of, must be 3 factors of given polynomial, factors of given polynomial f of a, b, c. ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो जाता है, दैट इज a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस a आर 3 factors of कौन, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये बेसिकली किससे प्रूफ हुआ, बाय फैक्टर थ्योरम। यहां पे आपने किया यूज किए, ऑब्वियसली यहां पे फैक्टर थ्योरम यूज किए, क्योंकि अगर f ऑफ x 0 है, मतलब f ऑफ k अगर 0 है तो x माइनस k एक फैक्टर होगा, वही लॉजिक यूज किया। बस यहाँ पे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आ गया तो थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, बट कहानी तो सेम है, लॉजिक जो है वो सेम के सेम यूज हुआ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एज इट इज चीजें अपन ने यूज कर रखा है। ठीक है, इसमें नया कोई भी चीज यूज नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं आगे का बात करूं क्वेश्चन नंबर 8, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, 7 को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं 8 का बात करता हूं। अगर मैं 8 का बात करूं तो अब क्या देखेंगे, px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, और आपको HCF और LCM px और qx का निकालने को बोला जा रहा है। क्लियर है, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ सकते हो ये आराम से। px जो है वो क्या दिया गया है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो ये कहीं ना कहीं आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, एंड qx जो होगा वो कितना होगा, qx हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसको अगर मैं बात करूं तो 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, तो अगर मैं HCF का बात करूं तो क्लियरली आपको दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है ना, x माइनस 7। अच्छा, एक और दिख रहा है x प्लस 2, है ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा HCF, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये तीसरा वाला तो कॉमन है नहीं। बट अगर मैं LCM का बात करूं तो LCM में क्या आएगा, सारे के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आएगा, और जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर आएगा ऑब्वियसली। x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का पावर दोनों जगह पे 1 है, तो एक ही आएगा x प्लस 2। अगर यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 2 होता तो ऑब्वियसली x प्लस 2 होल स्क्वायर आता। याद करो आप LCM को कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से, बस यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल आ गया नंबर्स के जगह पे, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी पूरा कहानी सेम है ना, यहाँ पे वही तो आ गया ना, पॉलिनोमियल्स आ गया नंबर्स के जगह पे, और बाकी तो पूरा सिस्टम सेम ही है, जैसे आप बचपन से HCF निकालते आ रहे हो, LCM निकालते आ रहे हो, तो उस थॉट को आप यूज करो, है ना। तो अगर यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 2 होता तो ऑब्वियसली x प्लस 2 होल स्क्वायर को अपन काउंट कर रहे होते। ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस 7 है, यहाँ पे भी x माइनस 7 है, तो एक ही x माइनस 7 आएगा। यहाँ पे x माइनस x प्लस 3 है, तो ये भी आ रहा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे 2x माइनस 3 है, वो भी आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो जाएगा LCM और ये हो जाएगा HCF, क्लियर है ना। जैसे 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो 4 इंटू 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 को अगर मैं करता हूँ तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 3 स्क्वायर, या फिर 72 लिख दीजिए, या फिर 72 ना लिख के मान लीजिए 90 लिख दीजिए, तो इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 90 का अगर मैं HCF बोलूँ तब तो 2 और 2 स्क्वायर में लोएस्ट जो है 2 आएगा, और इधर 3 आएगा, तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। बट अगर मैं LCM का बात करूँ तो ऑब्वियसली 2 और 2 स्क्वायर में जो हाईएस्ट है वो आएगा 2 स्क्वायर, फिर 3 और 3 स्क्वायर में हाईएस्ट जो है वो आएगा, दैट इज 3 स्क्वायर, और 5 अकेला है तो 5 भी आएगा। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, तो 20 इंटू 9 180 हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है इन दोनों का वो क्या होगा, 120,
80 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसी लॉजिक से ये वाला भी हमने किए, जस्ट यहाँ पे नंबर्स की जगह पे क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स आ गया और कुछ नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अभी हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके जितने भी प्रॉब्लम्स था 8 प्रॉब्लम्स वो सारे हमने कर लिया। अभी मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करा दी। अभी सफिशिएंट आपके ग्रिप में आ जाना चाहिए। उससे ज़्यादा और हाई लेवल में प्रैक्टिस चाहते हो तो ज़रूर आप मेरा मटेरियल को सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंगली, तो वो पूरा आपका सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। लास्ट में और यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम दिया गया है ना, और वो सारे के सारे आपको दिख रहा होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है ना। वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं आइडेंटिटीज को अपन कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, नंबर 9। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। उसमें क्या बोला जा रहा है, देखो x प्लस 1/x हमारे पास अवेलेबल है और हमें x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, एक पैटर्न होता है और ऐसे काफ़ी फेमस है इस तरीके का प्रॉब्लम, हमेशा अक्सर एग्जाम में, अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करो, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स। तो इधर आ गया आपका कहीं ना कहीं 36, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो यहाँ से कहीं ना कहीं x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर आ जाएगा 34। तो इसको आप रोमन 1 बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसी इक्वेशन को आप रोमन 1 बोल दो, इसको रोमन 2 बोल दो। अभी x टू दी पावर 5 तक अगर आपको पहुंचना है तो एक और रिलेशन आपको चाहिए होगा जो क्यूब में आना पड़ेगा, तभी तो क्यूब और स्क्वायर प्रोडक्ट होके 5 आएगा। ऐसा आइडिया लग रहा है, आएगा या नहीं मेरे को नहीं पता, बट ट्रायल तो जरूर करूंगा। तो अगेन क्यूबिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 216। तो ये आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x, ये 216। और x प्लस 1/x अपन आराम से यूज कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। क्लियर है ना? तो ये वैल्यू 6 हो जाएगा फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 218 माइनस 18 200 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को प्रोडक्ट करोगे, सॉरी 2 और 3 को, तो जरा देखो क्या आ जाएगा आपके पास। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर यहाँ पे आ गया और इधर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा और इधर 34 इंटू 200 है। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब प्रोडक्ट होके x टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x क्यूब हो जाएगा 1/x, x 1/x स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/x टू दी पावर 5। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 6800। क्लियर है? तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 और साथ में जो फैक्टर आया उसका वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है जो कि 6 है। तो यहाँ से आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल गया। तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 हो गया 6800 माइनस 6, ये हो जाएगा 6794। क्लियर? तो इस तरीके से आप x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आपको एग्जाम में सिर्फ ये वैल्यू भी निकालने को बोला जा सकता है, आपको एग्जाम में ये भी निकालने को बोला जा सकता है, या फिर ये भी बोला जा सकता है, या फिर x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7, ऐसे मल्टीपल सीरीज में पूछा जा सकता है आपको। अगर आपको x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 अगर पूछ देता है तो आप क्या करोगे? आप इस इक्वेशन को वापस स्क्वायर करोगे, करके आप क्या निकालोगे? x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, इसका वैल्यू निकालोगे। साथ में जो भी आएगा वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगा, उसका वैल्यू ऑलरेडी पता होगा आपको, ऊपर निकाल चुके होंगे आप। तो ये अगर आपको मिल गया तो इसको और इसको भी अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे में कंटिन्यूअस गैप दे करके आपको x टू दी पावर 6, x टू दी पावर 8, x टू दी पावर 9 कुछ भी आपको पूछ सकता हूं। बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। बाकी अगर एक क्वेश्चन आपको करना आता है इस पैटर्न में तो आप बाकी सारे प्रॉब्लम ऐसे ही निपटा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
क्लियर है? चलिए नंबर 9 हो गया। नंबर 9 के बाद मैं 10 को गैप देके 11 में जाना चाहता हूं, क्योंकि 11 में उसी फ्लेवर में आपको दिख रहा होगा। तो 11 में देखो क्या है, 11 में ज्यादा डिग्री का वैल्यू दे दिया और वो दे करके आपको कम डिग्री के बारे में पूछा है, तो ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे तो कम डिग्री का वैल्यू दिया हुआ था x, और x टू द पावर 5 पूछा है या फिर हायर डिग्री पूछा है। अभी ज्यादा डिग्री दे दिया, दैट इज x टू द पावर 4 वाला दे दिया आपको, और x टू द पावर 3 में पूछा है आपको वैल्यू, और वो भी माइनस में। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जितना भी ज्ञान है वो लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो सोचो आप क्या करोगे। वी हैव x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 119। तो यहां से अपन लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 119 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी 119 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो जाएगा 119, और ये तो माइनस 2 उधर जाएगा तो 121। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर मैं 11 लिखूंगा, माइनस 11 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस 11 होना चाहिए, बट एज एक्स स्क्वेयर और 1 बाई एक्स स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव का समेशन तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैंने माइनस 11 को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है क्या? क्योंकि एक्स टू द पावर इवन हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते हो। एक्स का कुछ भी रियल वैल्यू पुट करो, उसका पावर में अगर इवन डिग्री है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर आपको मिल गया। अभी एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब में कैसे जा सकते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर से आप वो कंडीशन निकाल सकते हो जो आपको इस वाले पे दिया हुआ था। इस वाले पे x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ था, तो आप उस जगह से वापस पीछे घूमना भी सीख गए कि ऊपर से पीछे कैसे आना है। अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स से हायर डिग्री पे जाना है तो आप स्क्वेयरिंग क्यूबिंग टू द पावर 4 करके आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली। बट अगर आपको हायर डिग्री से नीचे आना है तो आप क्या यूज करोगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो सारे फॉर्मूला जो डिग्री रिडक्शन वाले फॉर्मूले हैं, सेम सारे के सारे आइडेंटिटीज आपको पढ़ाया गया है प्रीवियस लेक्चर में, वही अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। अभी सोचो इस चीज को मैं वापस क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा तो 13, है ना। क्लियर है? बेसिकली देखो तरीके से देखा जाए तो प्लस माइनस 13 होना चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे x के बारे में कोई कमेंट नहीं बोला गया, तो मैं दोनों को लेके ही चलूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बट x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा जरूरी थोड़ी ना है। मेरे को नहीं पता x पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर x पॉजिटिव है तो रूट 13 होगा, x नेगेटिव है तो ये होगा। क्लियर है? तो अभी अपन आगे चलते, आगे मतलब कौन सा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कैसे निकालना है सोचते हैं। अभी ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे पास ए प्लस बी का इंफॉर्मेशन है, मेरे पास किसका इंफॉर्मेशन है, ए प्लस बी का इंफॉर्मेशन है। अगर ए प्लस बी का इंफॉर्मेशन में आप डालना चाहते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो आप कैसे डाल सकते हो भाई? क्या ये प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी में आपको कन्वर्ट करना? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी में जाएगा, ए प्लस बी में तो नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू चाहिए था, जबकि आपने यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स निकाल दिया। तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स निकाले तो इससे आपका काम नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे। तो आप लगाओ दूसरा दिमाग कि कैसे आप इसको a माइनस बी यहाँ से निकाल सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं a माइनस बी में लिखना चाहता हूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां से x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा 11 माइनस 2 9, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो मिल गया मेरे को x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंगली, x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, प्लस होगा या माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर बी। सही है, सही है, सही है। क्लियर है बोला? तो चलो, तो यहां से आप आंसर निकालो। अभी आप वैल्यू क्या यूज कर रहे होंगे वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू के ऊपर, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा x के वैल्यू के ऊपर। तो यहां पे दो केस बन जाएगा।
अगर आप करेक्टली करना चाहते हो प्रॉब्लम को तो दो केस बनेगा। अगर ब्लाइंडली करना चाहता है तो बहुत टॉपर लोग कैसे करता है, स्कूल में ही मास्टर लोग कराते हैं उनको, डायरेक्टली यहाँ से 3 लिख देगा, बट 3 जो यहाँ से होगा आप वो नेसेसरी नहीं है, -3 भी हो सकता है, आप क्लियरली देख रहे हो। क्योंकि यहाँ से अगर मैं 11 लगता हूँ तो वो वैलिड है, सिंस x² + 1/x² कैन नॉट बी नेगेटिव, देयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। बट अगर मैं वो लिख देता हूँ x + 1/x या फिर x - 1/x तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव आएगा, x अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव आएगा। तो x अगर पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव है तो वेरी कर जाएगा आंसर, और x = 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि x = 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x अगर पॉजिटिव है तो x - 1/x को आप क्या यूज करोगे, इसको आप ऐसे लिख दो ना, इसका आंसर 3 होगा अगर x पॉजिटिव है। देखो ना x अगर पॉजिटिव है तो ये वाला, अच्छा यहाँ पे तो लफड़ा आ जाएगा, x अगर पॉजिटिव है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना 1 से बड़ा या 1 से छोटा, वो भी बोलना पड़ेगा, समझो मेरी बात। अगर x पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी मैं 3 ले सकता हूँ। या फिर मान लो 3 होने के लिए या तो x 1 से बड़ा, मतलब यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करने चला जाऊँ तो बहुत डेफिनेशन आ जाएगा। x का वैल्यू 1 से बड़ा होना पड़ेगा, या तो x का वैल्यू -1 से 0 के अंदर होना पड़ेगा। सोच पा रहे होंगे तो बताता हूँ, थोड़ा हैवी चीज़ है कि देखो x अगर 1 से बड़ा है तभी तो ये वाला इससे बड़ा होगा ना, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा 3। और अगर x 1 से छोटा हो जाता है, दैट इज मान लो हाफ है, तो ये तो हाफ -2 नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव मतलब उस वक्त तो -3 आपको कैलकुलेट करना, काउंट करना होगा, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में तो नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली 0 से -1 के बीच में -1/2 मान लो, ये -1/2 -1/-1/2 दैट इज +2 तो पॉजिटिव आएगा। और -1 से भी अगर छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर एकदम एक्यूरेट तरीके से आप करना चाहते हो तो ऐसे करोगे, ठीक है ना, ऐसे करोगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली ब्लाइंडली जैसे करते हो, सभी करते 3 या फिर -3 लेकर के आप कर दो, बिना x का वैल्यू पे सोचे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्लियर है। बट अगर प्रॉपर कंपटीशन लेवल में आप काम करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको इस अंदाज से सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 3³ + 3 × 3 दैट इज इस वक्त हो जाएगा 27 + 9 दैट इज 36, और इधर हो जाएगा -3³ + 3 × -3 दैट इज आपका हो जाएगा -27 - 9 दैट इज -36। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अभी 36 भी बोल सकते हो, बहुत लोग 36 भी बोल देता है डायरेक्टली आंसर बिना सोचे, ठीक है। बट अगर प्रॉपरली सोचने जाओ तो इस तरीके से आपको आंसर बताना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये टेक्निक को समझिएगा कैसे हम हायर डिग्री से रिड्यूस करते करते लोअर डिग्री पे पहुंच रहे हैं, क्लियर है। ये दोनों ही टेक्निक बहुत काम का है। यहाँ से लोएस्ट डिग्री से हायर डिग्री पे जाना ये भी आपको आना चाहिए, और हायर डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे कैसे आप मैनिपुलेट करके लेके आओगे वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और कंपटीशन में तो ये रेगुलर क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन। अच्छे कंपटीशन में तो जरूर ये सारे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, क्लियर है। चलिए नंबर 10 देखते हैं, नंबर 10, और उसको समझने का प्रयास करते हैं क्या बोला जा रहा है। नंबर 10 देखते चलिए। देखो जरा नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है आपको, है ना। एक्सप्रेशन दे दिया और उसको आपको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। तो मैं पहला क्वेश्चन को पिक कर लेता हूं। 2x⁴ -4x² + 1 इंटू क्या है 2x⁴ -4x² - 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2x⁴, अगर आप अच्छे से फॉर्मूले का मतलब फॉर्मूला अगर आपका स्ट्रांग है तो आप समझ गए होंगे। 2x⁴ माइनस यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो 4x² - 1 आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे 4x² + 1 आ जाएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा अपन ऐसे करते हैं कि 2x² जो सेम है ना उसको एक साथ ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, क्या मेरे को तो वही लग रहा है। 2x⁴ -4x² को एक टर्म बना देता हूँ और 1 को अलग टर्म रखता हूँ, और सिमिलरली इधर भी 2x⁴ -4x² को एक टर्म और -1 को अलग टर्म। तो ये कुछ p + q × p - q वाला पैटर्न बन गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p² - q²।
तो ये कितना आएगा 4x टू द पावर 8 प्लस 16x टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16x टू द पावर 6 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको दे करके भी बोल सकता है फैक्टराइज करो, जो हम अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम दे के भी आपको बोल सकता है फैक्टराइज करो, मतलब ये निकालो, और ये से देकर भी आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाई बोल सकता है। तो यूज़ कीजिएगा हमेशा फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, है ना, अगर वो लग रहा है। नहीं तो बहुत बच्चा इसको डायरेक्टली इससे ये इससे ये इससे ये ऐसे प्रोडक्ट करके भी आंसर निकाल देगा। ठीक है ना, उसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है, बट अगर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। आपके फॉर्मूले का कमांड जो है वो रेगुलरली और स्ट्रांग होता जाएगा। क्लियर है? आगे अगर बात करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, अकॉर्डिंगली हो जाएगा आपका काम। ठीक है ना, इससे आपको माइनस करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy। तो यहाँ से बेसिकली क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के जगह पे माइनस 2z आ जाएगा प्लस 2ab प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4yz माइनस 4zx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आराम से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4yz, अच्छा 2xy 4xy होके 6xy हो जाएगा माइनस 4yz माइनस 4zx। क्लियर है? तो यहाँ से ये आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गया। क्लियर है बोला? तो बस ये सिंप्लीफिकेशन तो सिंपल था, है ना, बट अगर फैक्टराइज करने देगा तो वो ज़रूर अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? जो हम अगले स्लाइड में देखने वाले, पूरा लेक्चर को देखो प्रॉपरली, ऐसे ही धीरे धीरे आपको सारे फ्लेवर के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो वो वाला टर्म तो यहाँ पे मिसिंग है, वो तो पहले निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए ये दोनों डाटा देना सफिशियंट है। क्यों सफिशियंट है? क्योंकि आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करने वाले हो। क्लियर है? तो उस जगह से आपको ये डाटा डायरेक्टली मिल जाएगा और फिर उसको आप यूज करके रिमेनिंग जो आपको निकालने को बोला गया है वो आप निकाल सकते हो। तो ये 15 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 83 आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 225 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 आ जाएगा, और 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा, लगभग 14 आ जाएगा, 14। तो ये 71 आ गया। ठीक है, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा भाई, दिया हुआ है 15 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83 है, और माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 71 है। तो ये 15 हो गया, और 83 माइनस 71 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 15 इंटू 12 कितना होगा, 180। क्लियर है? तो आपको आपका जवाब मिल गया। तो वही चीज़ एग्जैक्टली आपका थॉट क्लियर होना है कि ये आपको पता है, ये पता है, तो आपको ये चाहिए। अभी ये कैसे चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, उसी जगह पे सारा ध्यान लगा दिया। तो ये कैसे निकालेंगे, उस जगह पे अगर सारा ध्यान लगाया तो मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा है भाई a प्लस बी प्लस सी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी लगने वाला है, ये वाला। और वो कैसे याद आएगा सर आपको, उसके लिए आपका फॉर्मूला स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपका फॉर्मूला स्ट्रांग है, सारे के सारे फॉर्मूले याद है, तो क्लिक हो जाएगा अकॉर्डिंगली आपका माइंड पे। क्लियर है? चलते अगले एक और आइडेंटिटी आपको प्रूव करने दिया जा रहा है, उसको प्रूव करते हैं और कहानी को और अच्छे से समझते हैं। नंबर 13 देखिएगा।
एलएचएस से पकड़ते हैं क्वेश्चन को, a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस a का होल क्यूब। क्लियर है बोला? चलो अगर मैं आपको बात करूं इसका, ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं इसको कैसे फैक्टराइज कर सकता हूं, इस चीज का बात बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे p मान लेता हूं a² माइनस b² को, q मान लेता हूं b² माइनस c² को, क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि इन तीनों का समेशन 0 है, और r मान लेता हूं c² माइनस a² को, तो क्लियरली दिख रहा है कि p प्लस क्यू प्लस r जो है वो 0 है। अगर p प्लस क्यू प्लस r 0 है तो pq प्लस क्यू प्लस r क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3pqr। कंडीशनल आइडेंटिटी आप पढ़े हो, है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर है? तो p का वैल्यू क्या है, a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस q का वैल्यू है b² माइनस c² का होल क्यूब, और r का वैल्यू है c² माइनस a² का होल क्यूब। तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 3 इंटू a² माइनस b² इंटू b² माइनस c² इंटू c² माइनस a²। क्लियर है? तो यहां से अपने पास क्या निकल करके आएगा भाई, 3 इंटू a² माइनस b² इंटू b² माइनस c² इंटू c² माइनस a²। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी तीनों का समेशन 0 दिख रहा है। तो अगेन अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि x का वैल्यू a माइनस बी, y का वैल्यू b माइनस सी और z का वैल्यू c माइनस ए, तो क्लियरली आपको यहां से दिख रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है। तो अगर ये 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हो जाएगा वो 3xyz हो जाएगा। तो इम्प्लाइज a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज अपन यहाँ पे रख देते हैं, खत्म बात। ठीक है, तो ये 3 तो कैंसिल होता गया, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, फिर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी आ गया, फिर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए आ रहा है। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये तीनों फैक्टर इन तीनों फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आ गया। क्लियर है? और वही आपका RHS है जो आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन का हिंट क्या था, वही हिंट था जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। ब्रैकेट के अंदर का चीजों को ऑब्जर्व करो। इन तीनों का समेशन 0 है, मतलब क्या, इन तीनों का समेशन 0 है और इनका समेशन का क्यूब पूछा है। तो कितना बड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, कितना बड़ा हिंट मिल रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर 0 है। जिस बच्चे का प्रैक्टिस स्ट्रांग है वो डायरेक्टली देख के बोल देगा कि सर p q r अगर मान लोगे तो p प्लस क्यू प्लस आर तो 0 पता चल रहा है। अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 है और आपको पूछा है p क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब, तो आप ही तो लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे सर कि p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 होता है तो p क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब हो जाएगा 3pqr। फिर आप पूछोगे सर वो लिख के होगा क्या, मैं बोलूंगा वो लिख के क्या होगा मेरे को नहीं पता, बट उससे सिंप्लीफाई तो हो रहा है चीजें, बड़ा चीजें छोटा होकर के तो निकल रहा है ना। तो मैंने लिखा, नीचे वाले को भी ऐसे लिखा, लिखते लिखते सॉल्व हो गया अपना आप। ठीक है, तो ये देख के एक स्टेप में आप बता नहीं सकते हो ना कि फाइनल आंसर आएगा नहीं आएगा, आपको ट्रायल तो करना पड़ेगा। ट्रायल करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको 2-3 स्टेप दिमाग में ही दिख जाएगा। ठीक है, यही है मैथमेटिक्स। समझ आ रहा है ना? जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का, मैं बार बार बोल रहा हूं, लोग बोलता है प्रैक्टिस करो तो मैथ्स इंप्रूव होगा। अरे भाई, प्रैक्टिस का 2 प्रकार होता है। एक तो जो किया हुआ क्वेश्चंस है, जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक लेवल क्वेश्चंस है, उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। सिंपल एवरेज लेवल के प्रॉब्लम, एक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरा अननोन क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर लेवल क्वेश्चंस है, उनका भी सॉलिड प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि नए लेवल के प्रॉब्लम्स को, न्यू हायर लेवल के प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना आप सीख पाओ कि कैसे उनको अप्रोच कर पाएंगे। अदरवाइज तो जो देखे हुए क्वेश्चन है वही आएगा तो आप कर दोगे, 100 में 100 आ जाएगा। और अगर अनसीन आ गया और थोड़ा सा अनाप शनाप हायर लेवल कंसेप्ट इस तरीके का, अगर मल्टीपल मैचिंग वगैरह अगर आ गया तो आप बुरे तरीके से पस्त हो जाओगे। ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में अगर खुद को
आपको कंट्रोल करना है और आगे लेकर के जाना और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में परफॉर्म करना है, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को फील करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही एग्जैक्टली करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सब्जेक्ट आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में जाएगा। सर क्लियर है? चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और चीज़ों को, कहानी को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं अकॉर्डिंगली। देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, है ना, इन सबको फैक्टराइज करने के लिए बोला जा रहा है आपको। पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो देखो ये थॉट आपको कैसे जनरेट होगा या फिर कहाँ से मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वही सारी चीज़ मैं डिस्कस करने आया हूँ। यहाँ पे 5 टर्म दिख रहा है, तो 5 टर्म में कोई फॉर्मूला जनरली आपके पास नहीं होता है, तो इसी जगह पे आपका स्किल यूज़ होगा कि कितना अच्छे से चीज़ों को आप सोच पाते हो। तो इसको अगर आप ओपन कर दोगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। तो अभी आपको क्लियरली यहाँ पे एक फैक्टर नज़र आ रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर मैं 2c कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फंडा जो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको अगर p मान लेता हूँ तो पी स्क्वायर प्लस 2p, और q का काम कर रहा है c, तो यहाँ पे मैं c स्क्वायर ऐड कर देता हूँ। आप बोलोगे सर सी स्क्वायर तो ऊपर नहीं था, तो सी स्क्वायर अगर नहीं था तो माइनस सी स्क्वायर भी लगा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये रिमेनिंग 1 सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, दिस प्लस दैट, और इधर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस 2c इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? तो ये आ गया पूरा फैक्टराइज होकर के। उसके आगे अगर मैं बात करूं x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बारे में, ये एक फेमस फैक्टराइजेशन है जिसका रिजल्ट बहुत जगह पे यूज होगा। आप मानो या ना मानो, इसका एप्लीकेशन खतरनाक तरीके से आएगा आगे आपका जिंदगी में, याद रख लेना मेरा बात। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे सर किसी ना किसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 हो जाता ना तो बात बन जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता। तो मैं बोल रहा हूँ इंतजार किस बात का, अगर 2 चाहिए तो लेकर के आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है। आप बोलोगे सर 2 लेकर के आ जाएंगे तो एक्सेस नहीं हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ एक्सेस अगर हो जाता है तो सबट्रैक्ट कर देना, तो एडजस्ट भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है, और ये वाला एक्स स्क्वायर बन चुका है। तो फिर आपका सारे के सारे चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजस्टमेंट के बाद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये भी कन्वर्ट हो गया उसी पैटर्न में, तो ये ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये काफी ज्यादा यूज है, मतलब यूजफुल है, और बहुत जगह पे इसका यूज है। क्लास 12 तक ये फैक्टराइजेशन आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे यूज होता ही जाएगा। उसके आगे अगर मैं बात करूं दोस्त नंबर 3, तो आप देखोगे x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि सर इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप ना एक काम करो, क्या काम कर सकते हो आप, यहाँ पे 5 आ गया ना, ट्वाइस ए बी का तो कोई फॉर्मेट बन नहीं रहा है। अगर ट्वाइस ए बी का कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो अगर मैं 2 इंटू हाफ लगा देता हूँ तो 5/2 बनेगा, 25/4 सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला कांस्टेंट पॉजिटिव में आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं हो सकता है। अगर आपको डायरेक्टली इसको करना है तो अब क्या सोच सकते हो यार, x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर है ना, 5x स्क्वायर को अपन कैसे सोच पाएंगे, 9 लाने के लिए 6x स्क्वायर कर देते तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये क्लिक कर गया दिमाग में। 6x स्क्वायर कर देते और इधर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते, तो ये पूरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3। ये देखो हो गया ना। तो इसी तरीके से दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, तो आपका दिमाग दौड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस ये एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर है क्या? तो ये सारे अच्छे लेवल के फैक्टराइजेशन है, इनको आप जरूर समझ के अच्छे से करो कि किस तरीके से
एक जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है उसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। बात समझ हो ना, क्लियर है? तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, अकॉर्डिंगली हम अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो आगे देखो जरा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है नंबर 4 में, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखो। नंबर 4 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20 है, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड फैक्टराइजेशन कैसे करें? पहले दो चीज का प्रोडक्ट फिर माइनस 20। मैं बोलूंगा जो चीज कॉमन दिख रहा है उस चीज को हटा दो कहानी से। आप बोलोगे सर समझा नहीं आपका बात। मैं बोल रहा हूं ये चीज यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है ना, तो क्यों ना अपन इस चीज को t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा गिवन एक्सप्रेशन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गिवन एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t इंटू टी माइनस 1 माइनस 20 पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20। तो यहाँ से t माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पे t प्लस 4 आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो t माइनस 5 मतलब क्या? अभी t का वैल्यू पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया, बट क्वाड्रेटिक फैक्टर में हुआ, तो लीनियर फैक्टर में लेना चाहते हो तो फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो कितना अजीब सा फैक्टराइजेशन हमने सिंपल तरीके से कर दिए। देखो एक चीज सब्सटीट्यूट करके इसको सिंपल बना दो और फिर जो सब्सटीट्यूट किए हो उसका वैल्यू पुट कर दो। तो ये भी एक थॉट हो सकता है। क्लियर है क्या? तो ये जितने भी थॉट आपको सिखा रहा हूं ना, अच्छे से इनको सीख करके रखिएगा ताकि आगे का जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा काम आए। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 5 पे। x टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4। ये शायद आप कर लोगे। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे काश 2 हो जाता ना तो मैं कर लेता, ये तो नंबर 2 की तरह है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। तो ये किस में आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बेसिकली 2 वाला जो था वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का एक पार्ट था, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको अपन सिमिलरली इसी तरीके से निपटा सकते हैं। क्लियर है? उसके आगे नंबर 6 आ रहा है। नंबर 6 में आप देखोगे एक्स टू दी पावर 4 और 4 है, तो आप बोलोगे सर ट्वाइस ए बी वाला टर्म गायब है। ट्वाइस ए बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर अगर गायब है तो 4x स्क्वायर लगा दीजिए ना, और 4x स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप आराम से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन गया। एक ही चीज मेरा दिमाग में काम कर रहा है, सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न में कन्वर्ट करना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजीली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे फैक्टराइज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो आगे अगर सोचते हैं तो अभी चला गया क्यूब में, अभी डिग्री इंक्रीज होकर के सारे क्यूब में चला गया। इनको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम बढ़ते हैं उसके अगले वाले पार्ट में। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास कुछ अच्छे MCQs भी अवेलेबल है, ठीक है ना। चलो नंबर 7 में चलते हैं। नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखते भाई, ठीक है। 7 में बोला जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू 1 को b मान लेते, प्लस 3a इंटू 1 स्क्वायर b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तरीके से अगर देखा जाए सर तो यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था? -1 होना चाहिए था साथ में, बट -1 अपने को नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? नहीं दिख रहा है तो आप लेकर के आ जाओ, क्या इश्यू है? तो अगर यहाँ पे -1 है तो +1 भी आएगा, तो ये 8 बन जाएगा। 8 माइनस 1 7 होता है। अब ये पूरा आपका किसका फैक्टर बन गया? ये तो x माइनस 1 होल क्यूब है और ये बन गया 8 को अपन लिख सकते हैं 2 क्यूब। अभी बोलोगे ये तो माइनस पे नहीं आया सर, प्लस में आ गया, तो अभी क्या करोगे? मैं बोलूंगा चिंता की कोई बात नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला भी आपके पास अवेलेबल है। सोचो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
और 4 + 1 5 - 2 + 3, तो हो गया ये फैक्टराइज। और इसको फर्दर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो, इसको फैक्टराइज करने के लिए आपका इमेजिनरी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना? और अगर चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट एज ये फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी आप यहाँ पे प्लस रूट एक्स वगैरह में ले जाके भी कर सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। आप रियल में भी रख के इसको कर सकते हो, बट एज ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया है तो मैं इसको और फर्दर फैक्टराइज करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अदरवाइज अपन अगर करना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको आप √3 होल स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे 2 √3x लगा दो और -2 √3x लगा दो, तो ये पूरा तो x + √3 का होल स्क्वायर बन गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इसी चीज का रूट लगा के स्क्वायर लगा देते, तो ये कहीं ना कहीं x + √3 + √2 √3x इंटू x + √3 इंटू -√2 √3x। तो अगर सारे के सारे लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करना है तो बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। बस यहाँ पे इरेशनल टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? उसके अगले वाला 8 नंबर पे चलते चलिए। x⁻⁶ -7x³ -8, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 6 डिग्री है, बट ये जो 6 डिग्री है, इस 6 डिग्री के अंदर कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे x³ है, तो अगर मैं इसी x³ को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो आपका गिवन एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t² -7t -8। अब ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको तो आप मिड टर्म से फैक्टराइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये क्या बन जाएगा, t - 8 इंटू t + 1। तो t - 8 इंटू t + 1 क्या हो जाएगा, x³ - 8 इंटू x³ + 1। तो x³ - 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 इंटू x² + 2x + 4 हो जाएगा, और x + 1 को फैक्टराइज करोगे तो x + 1 इंटू x² - x इंटू 1 + 1 हो जाएगा। तो ये फर्दर फैक्टराइज फॉर्मेट में ब्रेक हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जितने भी मैं अलग अलग वैरायटी पिक किया हूँ, सिमिलर काइंड का कोई भी क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया, अलग अलग वैरायटीज आपको फ्लेवर दे रहा हूँ, तो सारे फ्लेवर को आप समझने का कोशिश करो और उसके पीछे मेरा थॉट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। मैं किस तरीके से प्रॉब्लम को सोच रहा हूँ उस चीज़ को ग्रिप में लाने का कोशिश करो। अगर वो चीज़ ग्रिप में आ जाएगा तो कुछ ही क्वेश्चंस करने के बाद आपका पूरा टॉपिक एकदम मुट्ठी में आ जाएगा। चाहे कोई भी वैरायटी आपको दिया जाए आप उसको तुरंत पकड़ लोगे। थॉट क्या है, वो सारे डिफरेंट थॉट को अकॉर्डिंगली समझने का प्रयास करो। थॉट समझ में आ गया तो काम ऐसे ही हो जाएगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, या फिर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। कुछ ही क्वालिटी क्वेश्चंस आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करा देगा। बात समझ में आ रहा है? अगला वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं 2 √2 x³, तो यहाँ पे वापस 4 टर्म आपको दिख गया, 5 √5 -3 √6 xy। तो अगर मैं बात करूं 2 √2, क्लियरली पता है कि ये √2 का होल क्यूब है, क्योंकि √2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, √2 होल स्क्वायर इंटू √2, √2 होल स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 इंटू √2, तो इसको मैं √2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अगला वाला √3y का होल क्यूब है, अगला वाला √5 का होल क्यूब है, और फिर ये क्या होगा, ये देखो समझ में आ रहा है ना, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6, 3 √6 और xy। तो यहाँ पे √5 तो आना चाहिए भाई, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ ना क्या। अच्छा 5 √5 -3 √6 इंटू √5 है, तो इंटू √5 है, ये देखो ना, प्रोडक्ट करेंगे तो √5 आएगा ना, तो वही बन गया। मतलब ये क्या बन गया, PQ + QQ + R³ -3 PQR। इसका फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, P + Q + R इंटू P² + Q² + R² PQ - QR - RP। ये हो गया ना फैक्टर फॉर्मेट, जहाँ पे बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली दोनों फैक्टर के बीच में। तो यहाँ पे PQR का आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो डायरेक्टली आपके पास फैक्टराइज हो जाएगा ये गिवन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से जितने भी वैरायटी ऑफ फैक्टराइजेशन है उसका हल आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो उनको समझ के अच्छे से कीजिएगा, बिना समझे एक मेथड को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे हमने सोच को जनरेट किया, हमारा बेसिक वही रहा, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उन्हीं को यूज किया, बस टेक्निक्स थोड़ा थॉट जो है, सोच जो है प्रॉब्लम के पीछे, उसका नजरिया थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता गया, तो उसका सोच भी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ। और किस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सोच के उसका हल निकाले, फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचे, उस प्रोसीजर को ऑब्जर्व करो कि की पॉइंट कौन सा है। आप दुनिया के सारे प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो, कुछ ही अच्छे प्रॉब्लम्स के थ्रू आपका कंसेप्ट आपको बनाना होगा।
तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो कि सर ने क्या सोचा उसके पीछे, सर ने कैसे किया, सिर्फ वो मत देखो, सर ने क्या सोचा उसके पीछे, क्या थॉट रहा, उस चीज को ऑब्जर्व करो यार। वो जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपका मैथ्स ऐसे ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं नंबर 15, देखो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने ले रखा है यहाँ पे। x-1 अगर एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का बट नॉट gx, मतलब x माइनस से fx का फैक्टर है बट gx का नहीं है, तो x माइनस से अगर fx का फैक्टर है तो f ऑफ 1 0 होगा बाई फैक्टर थ्योरम, बट नॉट gx मतलब क्या, gx का फैक्टर नहीं है, मतलब g ऑफ 1 0 नहीं होगा। तो बोला गया है कि देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ, तो x-1 इन 4 में से किसका फैक्टर होगा, ठीक है, किसका होगा, ऑब्वियसली जिसमें पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा उसी का ही फैक्टर होगा बाई फैक्टर थ्योरम। तो किसमें पुट करोगे, अगर x इक्वल टू 1 आप यहाँ पे पुट करते हो तो f ऑफ 1 आ जाएगा इंटू g ऑफ 1, तो 0 इंटू g ऑफ 1 0 आ जाएगा, मतलब इसका तो फैक्टर होगा ही होगा, कन्फर्म है। समझ में आ रहा है ना, एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकता है ना। तो मैं आगे का भी चेक कर रहा हूँ, आगे का अगर मैं चेक करूंगा तो f ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, g ऑफ 1 नॉन जीरो, तो आंसर g ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर माइनस g ऑफ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों तो फैक्टर नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये g ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि नॉन जीरो है। g ऑफ 1 नॉन जीरो है तो g ऑफ 1 स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, तो ये भी फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा फैक्टर, ये वाला। तो ये फैक्टर थ्योरम के ऊपर एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, है ना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, है ना। x-1 अगर इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली f ऑफ 1 0 होगा, और gx का अगर फैक्टर नहीं है बट नॉट ऑफ gx बोला, मतलब gx का फैक्टर नहीं है तो g ऑफ 1 0 नहीं होगा। अगर g ऑफ 1 0 नहीं है और f ऑफ 1 अगर 0 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करके देख लीजिए कौन 0 आता है, जो 0 आता है उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर x-1 होगा, क्योंकि fx एक पॉलिनोमियल है, gx एक पॉलिनोमियल है, तो दोनों का प्रोडक्ट होकर भी तो एक पॉलिनोमियल आएगा ना आपके पास। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला जगह पे क्या बोल रहा है, x+1 अगर इसका एक फैक्टर है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सिंपल सा चीज, अगर मेरे पास fx एक पॉलिनोमियल है x⁻n+1, अगर मैं बोलूँ x+1 इसका एक फैक्टर है तो ऑब्वियसली f ऑफ -1 0 होना पड़ेगा, मतलब इसका जो 0 जब रखेंगे x के जगह पे तो 0 होना पड़ेगा, दैट इज -1n+1 इक्वल टू 0। अभी n का वैल्यू क्या होगा देख के समझ आ रहा है, अगर n का वैल्यू इवन होता है तो -1 इवन तो +1 हो जाएगा, तो +1 और +1 तो 0 नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली n का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा, ताकि -1 ऑड -1 आ जाए और -1 और +1 मिलकर के 0 हो जाए। तो n इज एन ऑड इंटीजर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पे तो बात ही नहीं चलेगा, है ना, और इवन तो हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली कौन होगा, ऑड होगा। क्लियर है, बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि x² + x+1 अगर इसका एक फैक्टर है तो k का वैल्यू बताओ। तो देखो पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर रहे थे कि इस चीज को फैक्टराइज कर रहे थे, इसको फैक्टराइज करके हम बोल रहे थे कि यहां से फैक्टराइज करके मान लो x - a इंटू x - b आ गया, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो x - a और x - b दोनों इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b को 0 कर रहे थे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बट अब की बार प्रॉब्लम क्या हो गया, अब की बार प्रॉब्लम हो गया कि इसको तो आप लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो, ये तो फैक्टराइज हो नहीं पा रहा है। इसको आप करके देख लो, ट्राई करके देख लो, ये फैक्टराइज आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका जीरोज जो है वो कॉम्प्लेक्स जीरोज है, रियल जीरोज इसका है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो उस केस में जब आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ऐसे सोच सकते हो कि सर अगर x² + x+1 इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो अगर ये इसका एक फैक्टर है तो कन्फर्म है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आप रिमाइंडर निकाल दो, उसके बाद इसको इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 3x आएगा, ये 3x³ हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 5x² + 5x + 3 + 5k, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज 5x² + 5x + 5। तो सबट्रैक्ट करोगे तो ये -2 + 5k होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0, अगर रिमाइंडर 0 है दैट इज 5k - 2 0 हो जाएगा। तो 5k - 2 अगर 0 है तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, क्लियर है क्या। तो इस तरीके का अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकता है ना। अगर आपको मैंने वही क्वेश्चन छोड़ दिया होता करा करके कि जहां पे ये क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज हो जाता है,
तो अब इस प्रॉब्लम में फंस जाते भाई, है ना, क्योंकि वो तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना। आपका दिमाग में क्या चलता कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर मिल जाएगा, मतलब इसका दो जीरो मिल जाएगा, तो उन दोनों जीरो पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो होगा, इक्वल टू जीरो करके के सॉल्व करके निकाल दोगे। बट अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर इसका दो जीरो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद आप कर लोगे उस मेथड से भी, बट एज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता तो आप क्या करोगे, इसके जीरोस नहीं निकाल पाओगे, और नहीं निकाल पाओगे तो आपके पास दूसरा थॉट होना चाहिए। तो ये है आपका दूसरा थॉट कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो होना पड़ेगा। तो मैंने लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकाल दिया, उसको जीरो कर दिया, तो के का वैल्यू आ गया। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके का मल्टीपल थॉट्स जो है वो दोस्त आपके दिमाग में अच्छे से फीड होना चाहिए। अगर होता है तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे अच्छे से। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। चलो आगे अगर बात करते तो अगला क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो एक अच्छा प्रॉब्लम है, उसको करने का कोशिश करते चलिए ज़रा। आपको क्या दिया गया है ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3x - 1 होल टू द पावर 7 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस डॉट 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 a7x टू द पावर 7। और आपको यहाँ से निकालने को क्या बोला गया है, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 आपको निकालने को बोला गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो वही लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने थ्योरी में आपको सिखाया था। सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं बताया था। अब क्या करो, इस जगह पे x इक्वल टू 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करने के साथ साथ 3 - 1 ये 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a0 प्लस a1 प्लस a2, ठीक है, प्लस a3 प्लस डॉट डॉट a6 प्लस a7 तक आ जाएगा। मान लो लिख ही देता हूँ, a4 प्लस a5 प्लस a6 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ तो -3 - 1 -4 टू द पावर 7, ठीक है, जो कि हो जाएगा -4 होल टू द पावर 7। और यहाँ पे अगर -1 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, a0 - a1 प्लस a2 -a3 प्लस a4 -a5 प्लस a6 -a7। अभी इन दोनों इक्वेशन से अगर आपको बोला जाता कि a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 निकालो, तो अब इन दोनों को ऐड कर देते तो a1 a3 a5 a7 कैंसिल हो जाता। ठीक है ना। बट एज आपको दूसरा कुछ निकालने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी सारे टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाएगा ना। देखो सब्ट्रैक्ट अगर करोगे ऊपर से नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a1 और a1 2 a1 आ जाएगा, फिर a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 डबल हो जाएगा, फिर a4 कैंसिल, a5 डबल हो जाएगा, फिर a6 भी कैंसिल, a7 डबल हो जाएगा। तो उधर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 7 और ये माइनस माइनस प्लस 4 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 7 प्लस 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते ना दोस्त, ठीक है, तो आपके पास 2 इंटू a0 प्लस a2, एज वो निकालने को बोला नहीं है बट फिर भी मैं निकाल के दे रहा हूँ, तो वो ये आ जाता। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 भी निकाल सकते थे, जो हो जाता 2 पावर 7 माइनस 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका एक आंसर, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अभी आपको ये निकालने बोला है तो इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, तो आपको आपका फाइनल, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आपको अपना फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो समझ जाइएगा, मैंने फैक्टर थ्योरम में जो आपका सम ऑफ कोफिशिएंट का लॉजिक बताया था, है ना, उसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी आप बोलोगे आपको कैसे पता चला कि x इक्वल टू 1 और -1 पुट करना है। मेरे को इसीलिए पता चला क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट 1 है ना, और यहाँ पे x टू द पावर 6 x टू द पावर 7 ये सारे जगह पे 1 कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, है ना। तो 1 पुट करके मेरे को ये मिल गया। फिर मेरे को तुरंत दिमाग में आया कि भाई ये सारी चीज का तो मेरे को जरूरत नहीं है इवन वाले का, तो इवन वाले को हटाने के लिए मेरे को माइनस वगैरह भी कुछ लाना पड़ेगा, तो तुरंत मैंने -1 पुट करके एक और चीज लाया, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपना आप आ गया। क्लियर है क्या। अगर मेरा कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ होता तो शायद मैं अभी बिना बाइनोमियल थ्योरम पढ़े अभी इस स्टेज में इस क्वेश्चन को शायद नहीं कर पाता।
क्लियर है क्या, समझ हो ना मेरी बात। तो एज कॉफिशिएंट सारे के सारे 1 है, तो उस जगह से मेरे को हिंट मिल गया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पुट करने का। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखते हैं। देखो px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया है और यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, तो आपको px निकालने बोला गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी आपको p ऑफ -1 0 दिया हुआ है ना, तो आप पुट कर दीजिए, 3 कांस्टेंट है, तीनों को निकालना पड़ेगा। p ऑफ -1 पुट कर दीजिए -1, तो यहां से क्या आ गया दोस्त, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। फिर आपके पास एक और कंडीशन है p ऑफ 2 बराबर 0, तो a इंटू 2 स्क्वेयर प्लस b इंटू 2 प्लस सी बराबर 0, तो 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास है p3 इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा, तो 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर 8। तो अभी आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर दीजिए, ए बी सी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो अगर आप बोलते हो तब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से सी एलिमिनेट हो जाएगा, ए बी पे रिलेशन मिल जाएगा, है ना। फिर ए और बी का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी पुट करके 2 इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, सॉल्व करके बी सी निकाल दो, और जैसे बी सी मिलता है वो पुट करके ए निकाल दो। तो इक्वेशन सॉल्विंग आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ तक मैं छोड़ दूंगा इस प्रॉब्लम को। अगर इक्वेशन सॉल्विंग आपको नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो जब पता चल जाएगा उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट जब तक आपको इक्वेशन सॉल्विंग नहीं पता तब तक आप ये चीज अभी नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या, पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट था वो तो खत्म हो चुका है, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया कि मैं आपको एक और मेथड बताना चाहता हूं जो स्मार्ट वे है। बहुत बच्चे क्या करेगा जानते हो, बिना इक्वेशन सॉल्व किए भी आप निकाल सकते हो। ये है स्टार मेथड, टॉपर्स लोग ये सब मेथड यूज करता है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छे बच्चे जो उनके दिमाग में ये क्लिक करता है, वो क्या बोलेगा जानते हो क्या, वो पॉलिनोमियल का कोड कंसेप्ट को यूज करेगा। वो बोलेगा कि सर p ऑफ -1 0 और p ऑफ 2 0, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 are zeros of polynomial px obviously। तो अगर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 0 है तो x प्लस 1 और x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px हो जाएगा, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर x प्लस 1 और x प्लस 2 फैक्टर हो जाता है तो px तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो px को मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। बट मेरे को ये तो नहीं पता ना कि लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होगा, तो बाहर में क्या लगा दूंगा, k। अभी बोलोगे ये k कैसे निकालोगे, ये k निकालने के लिए मेरे को थर्ड वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो यहां से आप बिना सिंप्लीफिकेशन का भी चीजें कर सकते हो। तो एज p ऑफ 3 आपको कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 8 आ गया, तो 4 से 8 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो px जो आपका आ गया वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, दैट इज 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4। तो a कितना हो गया आपका 2, b कितना हो गया -2 और c हो गया -4। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो यही 3 वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो कोई बच्चा है जो एवरेज स्टूडेंट है वो ये सिंप्लीफिकेशन वाला टेक्निक यूज करेगा, और कोई स्मार्ट बच्चा है वो ऑब्वियसली फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट से पूरा प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देगा बिना कैलकुलेशन का, बिना कैलकुलेशन से उसका ये निकल जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये वाला मेथड आप चुनो, अदरवाइज बिना कैलकुलेशन का करना है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, और ऑब्वियसली ऐसे तरीके आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी इफेक्टिव है दोस्त। ठीक है, अगर ये सब आपको नहीं पता तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। बोर्ड एग्जाम्स में 100 में 100 वो लेवल तो हो जाएगा, बट नेक्स्ट लेवल तक जब कंपटीशन में अंडर 100 अंडर 200 रैंक लाने वाला लेवल जो है उस लेवल तक शायद आप ना पहुंच पाओ। चलिए आखिरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं आपको। यहां पे क्या दिया गया है देखो,
एक बार सोचने का कोशिश कीजिए कि ये शायद किसी अच्छा कंपटीशन में आ चुका है। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मुझे पता नहीं किस में आया है, एक बार शीट देखना पड़ेगा मेरे को। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या है, सोच के देख लो ना, ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी को भी तो मैं रूट ए होल स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर लिख सकता था ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a माइनस बी ही आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं इस तरीके से, तो ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी आ जाएगा 5/3। अगर यहाँ से आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना, तो आपको a बाई बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से 5 रूट ए माइनस 3 रूट ए 2 रूट ए हो जाएगा, और 3 रूट बी माइनस 5 रूट बी 8 रूट बी हो जाएगा। तो 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4 आ जाएगा। तो रूट ए बाई रूट बी कितना हो जाएगा 4। तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो a बाई बी कितना हो जाएगा 16। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना था। देखो यहाँ पे भी कितना स्मार्ट फैक्टराइजेशन हमने यूज किया। आपको देख के, प्रॉब्लम को देख के ये जज करना पड़ेगा कि अरे भाई ये तो p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 4pq है, मतलब ये क्या होगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तब तो ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4qq, ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके साथ नीचे वाला अगर कैंसिल कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, है ना। और उसी ऊपर वाले रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर को देख के मेरे को इसका आइडिया आया कि a को क्यों ना मैं रूट ए होल स्क्वायर और b को रूट बी होल स्क्वायर में लिखता हूं, तब तो ये भी रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा और एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहां से इस a माइनस बी को ऐसे नहीं लिखते तो शायद यहां पे आप फंस जाते। समझ हो मेरी बात, क्लियर है क्या। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके का प्रॉब्लम का प्रैक्टिस चाहिए आपको। अगर आपको कोई नहीं करा रहा है इस टाइप के प्रॉब्लम, तो एग्जाम में अच्छे लेवल के कंपटीशंस में या फिर अगर बोर्ड्स में भी ऐसे टफ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपसे बन जाए, उसका ठीक ज़्यादा कुछ चांसेस रहता नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बस मैं वही बोलूँगा कि आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। सब कुछ कंप्लीट हो गया है ना। चैप्टर 1 हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट है, कुछ भी बाकी नहीं है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का पूरा कंप्लीट है। एनसीईआरटी पोर्शन सारे थियोरी डिटेल में A to Z कवर किया, और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे को कराना था हमारे मटेरियल से, वो भी सारी चीज़ पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ, और प्रॉपरली नोट्स बना करके जो भी चीज़ है अच्छे से सारे 20 के 20 क्वेश्चन डीप में जाके स्टडी करना और मेरा थॉट को पकड़ने का कोशिश करना। क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं माय डियर। अलविदा। प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा, और अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।